में अपनी जान पर खेलकर 2 स्ट्रेट एग बचाने में कामयाब हुए। मेरा भाई बिना किसी झिझक के उनमें से फायर फिनिक्स गर्ल को छीन ले गया और मेरे लिए सिर्फ आइस स्नेक गर्ल को छोड़ दिया। लेकिन किसे पता था कि अचानक हाई टेंपरेचर एपोकलिप्स आ जाएगा। आइस स्नेक गर्ल की प्रोटेक्शन की वजह से मैं उस भयानक गर्मी से सुरक्षित बच गया। जबकि मेरा भाई जिस फायर फिनिक्स गर्ल को अपने साथ ले गया था वह अपनी इविल फायर को सहन न कर पाने की वजह से भीषण गर्मी में जिंदा जलकर मर गई। मरने से पहले मेरा भाई मुझे घूरते हुए गालियां देता रहा और मेरी आइस स्नेक गर्ल को भड़काकर उसी से मुझे जिंदा जलकर मरवा दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हैरान रह गया क्योंकि हम दोनों उसी दिन वापस लौट आए थे जिस दिन दोनों स्ट्रेट एग अभी हैच हुए थे। इस बार भी मेरे भाई ने बिना एक पल गंवाए आइस स्नेक गर्ल को छीन लिया। उसे लगा कि अगर उसके पास आइस स्नेक गर्ल होगी तो वह आराम से हाई टेंपरेचर एपोकलिप्स में जिंदा रह पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपनी पावर बनाए रखने के लिए आइस स्नेक गर्ल को हर रोज ताजा खून पीना पड़ता है। पिछले जन्म में उसका मेरा खून आखिरी बूंद तक चूस लेना और फिर मुझे जिंदा जलकर मार डालना, वह दर्द आज भी मेरी यादों में ताजा है। मैंने अपने पास खड़ी आइस स्नेक गर्ल की तरफ देखा और अनजाने में ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ी। बीस लैंड की परंपरा के अनुसार उन्हें अपने जीवन रक्षक से शादी करनी होती है। असल में मुझे फायर फिनिक्स गर्ल को अपने साथ ले जाना था, लेकिन मेरे भाई को आइस स्नेक गर्ल का ठंडा और डरावना चेहरा पसंद नहीं, इसलिए उसने मेरी फायर फिनिक्स गर्ल छीन ली। किसे पता था कि सिर्फ एक महीने बाद पूरी दुनिया का तापमान अचानक बढ़ जाएगा और हाई टेंपरेचर एपोकलिप्स आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जैसा उसके नाम से ही साफ है, आइस स्नेक गर्ल के पास टेंपरेचर कम करने की पावर थी जिससे वह अपने आसपास 3 मीटर का तापमान तुरंत गिरा सकती थी। जबकि फायर फिनिक्स गर्ल उसकी बिल्कुल उलट थी। मेरा भाई मेरी फायर फिनिक्स गर्ल को ले गया, लेकिन आखिर में वही भीषण गर्मी में जिंदा जलकर मर गया। जबकि मैं आइस स्नेक गर्ल की पावर की वजह से उस एपोकलिप्स से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। मेरे भाई को लगा कि मैंने उसकी 20 पार्टनर छीन ली है, इसलिए मरने से पहले उसने आइस स्नेक गर्ल को उकसाकर मुझे मरवा दिया। उस समय मैं यह कहना चाहता था कि वह शुरू से ही मेरी थी, लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात बीच में ही काट दी और बोला, इस सांप को मैंने हैच किया है, मुझे आइस स्नेक गर्ल चाहिए, फायर फिनिक्स गर्ल तुम ले जाओ। मैंने देखा कि वह बेसब्री से आइस स्नेक गर्ल की पतली कमर को अपनी बाहों में भर चुका था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह रीबर्थ लेकर आया है। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं तो यही सोच रहा था कि फायर फिनिक्स गर्ल को वापस कैसे हासिल करूं। लेकिन मेरे भाई को सिर्फ इतना पता था कि आइस स्नेक गर्ल के पास टेंपरेचर कम करने की पावर है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस पावर को बनाए रखने के लिए उसे हर दिन इंसानी खून पीना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके जहरीले दांत हर बार खून चूसते समय असहनीय दर्द देते हैं, पूरे शरीर में फैल जाता है और इंसान की हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। पिछले जन्म में मेरे भाई के लगातार उकसाने की वजह से आइस स्नेक गर्ल मेरा इतना खून पी चुकी थी कि मैं मरने की कगार पर पहुंच गया। एक तरह से देखा जाए तो मुझे अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आखिर में उसी ने मुझे जल्दी मौत दे दी। लेकिन इस जन्म में हर रोज सांप के जहरीले दांतों से खून चुसवाने की यातना मेरा भाई खुद सहेगा। पिछले जन्म में जब मैं आइस स्नेक गर्ल को अपने साथ ले गया था तब वह मन से बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह सिर्फ 20 लैंड के नियमों की वजह से मजबूरी में मेरी पत्नी बनी थी। लेकिन इस बार जैसे ही उसने सुना कि मेरा भाई उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने शांत आवाज में कहा, शिंगचुआन, अब जब शिंगयू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है तो मैं अब उसी की हूं, तुम अब मेरा पीछा मत करना। मैंने अपनी आंखें से खोल दी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सिर्फ मैं और मेरा भाई ही नहीं बल्कि आइस स्नेक गर्ल भी रीबर्थ लेकर आई है। आइस स्नेक गर्ल की बातें सुनकर मेरे भाई के चेहरे पर खुशी और घमंड साफ दिखाई देने लगा। उसने मेरी तरफ घमंड से देखते हुए कहा, क्या हुआ शिंगचुआन, यह आइस स्नेक गर्ल का अपना फैसला है, तुम उस बेकार फायर फिनिक्स गर्ल को लेकर घर चले जाओ। ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, अगर छोटे भाई को आइस स्नेक गर्ल इतनी पसंद है तो बड़े भाई होने के नाते मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं। मेरे भाई शिंगयू जब मेरे पास से गुजरा तो जानबूझकर अपने कदम धीमे कर दिए। उसने घमंड से मुझे तिरछी नजर से देखा और मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, तुझे अभी तक पता नहीं है ना, बहुत जल्द हाई टेंपरेचर एपोकलिप्स आने वाला है, जिस दिन तू गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेगा, उस दिन अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं आइस स्नेक गर्ल तुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आइस स्नेक गर्ल ने आखिर उसे ही क्यों चुना है। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और कमरे के कोने में बैठी उस फायर फिनिक्स गर्ल की तरफ बढ़ गया जो अभी अभी अंडे से निकली थी। वो अपने पंख समेटे एक कोने में दुबकी हुई थी। उसके पंख अभी ठीक से खुले भी नहीं थे, लेकिन उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ये ऐसा डर था जो उसकी आत्मा तक में बस चुका था। जब उसने सुना कि मेरा भाई आइस स्नेक गर्ल को अपने साथ ले जा रहा है तभी उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसने फिर भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं उसके सामने जाकर बोला, चलो। मेरी आवाज सुनते ही फायर फिनिक्स गर्ल बुरी तरह कांप गई और डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, शिंगचुआन, क्या आप सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? मैंने उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर डर गया और उसने खुद ही अपना सिर आगे कर दिया। वो कांपते हुए बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मत मारिए। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया। मैंने धीरे से पूछा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? फायर फिनिक्स गर्ल ने धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में न गुस्सा था न नफरत, सिर्फ इतना गहरा डर था कि जैसे वह महसूस करना ही भूल चुकी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी रीबर्थ लेकर आई है। मैंने धीरे से पूछा, फायर फिनिक्स, क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह बुरी तरह से मरी और घबराकर बोली, उसका नाम मत लीजिए, प्लीज उसका नाम मत लीजिए। उसका पूरा शरीर दर्द से सिकुड़ गया जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया। उसकी आंखों के कोनों से खून तक निकल आया। मैंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। मैं बस धीरे से उसे अपनी बाहों में लेकर उसके सामने खड़ा हो गया और शांत आवाज में कहा, अब सब ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, शिंगचुआन, आपने मुझे अपने साथ क्यों ले लिया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। ये कोई दया या एहसान नहीं है बल्कि सच है। इसके बाद मैं फायर फिनिक्स गर्ल को लेकर वहां से चला आया। पूरे रास्ते में बहुत सावधानी से मेरे पीछे चलती रही जैसे उसे डर हो कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। काफी दूर आने के बाद उसने धीरे से पूछा, शिंगचुआन, हम कहां जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, घर, लेकिन मेरा घर यहां से काफी दूर है, यहां कोई गाड़ी भी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने झिझकते हुए कहा, अगर आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको उड़ाकर घर ले चलती हूं। इतना कहकर वो झुक गई और मुझे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं शिंगचुआन, आइए मैं आपको उड़ाकर घर ले चलती हूं। उसे बार-बार कहने पर मैं उसकी पीठ पर बैठ गया। मैं उसे रास्ता बताने ही वाला था कि वह बोली, जरूरत नहीं, मुझे पता है आपका घर कहां है। मैं हैरान रह गया और उससे पूछने ही वाला था कि उसे कैसे पता है। तभी वह बोली, शिंगचुआन, हम घर पहुंच गए।